हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे, इन सब बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक मशहूर पर्यावरणविद थे जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया और वे चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे थे। 8 मई को कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी और ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराया गया था, जहां पर 21 मई 2021 को उनका निधन हो गया। दुनिया भर में सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। ये वृक्ष मित्र इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, और चिपको का मतलब होता है चिपक जाना। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था कि पेड़ पौधों को मत काटो, उनको पर्यावरण से काफ़ी लगाव था। उनको इससे पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, जो भी पर्यावरण की चीज़ें होती है उनसे उनको काफ़ी लगाव था। और हिमालय का भी उनको क्या कहा जाता था? रक्षक कहा जाता था। उनको रक्षक कहा जाता था। हिमालय का पेड़ पौधों को बचाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। अब देखिए, उनका जो जन्म हुआ था वो 9 जनवरी 1927 को हुआ था। ये उत्तराखंड का एक ज़िला है टिहरी ज़िला में एक गांव है मरोड़ा गांव। उस मरोड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। जब इनकी प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे हुई थी इंडिया में, उत्तराखंड में, तो प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद वो लाहौर चले गए और लाहौर में स्नातक की पढ़ाई की। लाहौर में ही स्नातक की पढ़ाई की और साल 1949 में मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में मिल करके ये दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए भी काम करने लगे। इन सब चीज़ों पे वे काम करते थे। उनको पर्यावरण से काफ़ी लगाव था और उन दोनों के साथ मिल करके, ठक्कर बापा के साथ और मीराबेन के साथ मिल करके दलित वर्गों को उठाने का भी काम करने लगे। ठीक है। उन्होंने दलित विद्यार्थियों के लिए जो है टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की भी स्थापना की थी। उसमें दलित बच्चे पढ़ाई करते थे, जो भी नीचे तबके के लोग थे उनकी भी पढ़ाई होती थी। इसके अलावे मंदिर प्रवेश में दलितों का प्रवेश वर्जित था। इसके लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने उत्तराखंड के नवीनतम एक नवजीवन मंडल था, उनकी भी स्थापना की थी। नवजीवन मंडल की किसकी सहायता से की थी? उन्होंने अपनी पत्नी की सहायता से की थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था बिमला नौटियाल। उनको आप ये भी बोल सकते हैं, अगर इनका नाम बहुगुणा था तो बिमला बहुगुणा भी हो गया, लेकिन शुरू में उनका नाम बिमला नौटियाल था। तो साल 1971 में शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ भी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 15 दिनों तक अनशन किया था। 15-16 दिन तक अनशन किया था उन्होंने। और उनका ये विरोध था कि शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए थी। उनको प्राकृतिक पर्यावरण के अलावे जितनी भी गलत चीज़ें थी उनसे उनको बहुत घृणा थी। वो देखना नहीं चाहते थे। ये सब पेड़ों की कटाई, शराब, ये सब से उनको बहुत ही दिक्कत आती थी, नहीं देखना चाहते थे। तो इस तरह मैंने उन लोगों उस अगुवाई की, हर एक आंदोलन की आवाज़ उठाई उन्होंने। फिर चाहे शुरुआत में छुआछूत का भी मुद्दा क्यों ना हो, महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो हक था उसके लिए भी क्यों ना हो, सब के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी लड़े थे। ये महात्मा गांधी की प्रेरणा लेकर, सुंदरलाल बहुगुणा जी महात्मा गांधी की प्रेरणा लेकर हिमालय के बचाव का काम भी शुरू किया। महात्मा गांधी ने उनको प्रेरणा दिया कि जब आप जल बचा रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं, ज़मीन बचा रहे हैं, तो आप हिमालय को भी बचाइए। दरअसल उस वक्त गढ़वाल सरकार जो थी उसमें भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करवाना चाहती थी, लेकिन स्थानीय जनता ने इसे कटाई के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। तो वो लोग क्या करने लगे, सरकार चाहती थी कि हम इसको काटाएंगे, क्या करेंगे, कटाएंगे। जितना भी पेड़ पौधा था उसको काटने के लिए तुल चुका था। लेकिन सवाल है, पेड़ काटना, अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाना, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी को हजम नहीं हो रहा था। उनसे इस पर्यावरण के खिलाफ इस सरकार ने जो कदम उठाया था, इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा उसके विरोध में खड़े थे। और महिलाएं भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। जितनी महिलाएं थी वो पेड़ों को पकड़ पकड़ करके रहती थी कि तुमको पहले क्या करना होगा, पहले मुझे मारो तब तुम पेड़ काटोगे। ये चिपको आंदोलन में था। चिपको आंदोलन में यही होता था कि हम पेड़ों को ऐसे लपेट लिया करते थे, पेड़ों से चिपक जाया करते थे, और उससे होता क्या था, आपको पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटो तभी मैं पेड़ काटने दूंगा। यानी कि उस समय मानव के लिए पेड़
ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपने जान से। अभी तो हम बचना चाहिए, हमारे घर में पलंग होने चाहिए, सरकारों के पास संपत्तियां होनी चाहिए, चाहे वो जंगल बेच के हों, ज़मीन बेच के हों, झीलें बेच के हों, चाहे जितनी भी प्राकृतिक संपदा को बेच दिया जाए, अभी आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अकेले सुंदरलाल बहुगुणा जी या तो जीत गए या तो हार गए। हारने का कारण लोग ही हैं, जो जनता है उन्होंने ही उनको हराया, जो सरकार है उन्होंने ही उनको हराया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो हमेशा लड़ते रहे। उनका पर्यावरण बचाने का जो विचार था मन में, गजब का विचार था। उनको लगता था कि नहीं, पेड़ हमारी जो है सब कुछ है, बिना पेड़ के हम नहीं हैं। सत्यता भी यही है कि बिना पेड़ के कुछ भी नहीं है। अभी जब आप कोविड-19 के समय में ऑक्सीजन खरीद रहे हैं तो अभी आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। एक समय में गढ़वाल सरकार पेड़ काट रही थी, तो अब सरकार पेड़ लगा रही है। यही समझ उनको पहले आनी चाहिए थी। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोगों को तुरंत कोई काम करना चाहिए होता है, आपको दिखा देना चाहिए होता है कि हमने ये काम कर दिया। लेकिन जो सामाजिक लोग होते हैं, जो समाज के हितों में काम करते हैं, वो कई पीढ़ियों के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए कभी नहीं जीते। पॉलिटिकल लोग अपने दिखावे के लिए, अपने वोट जीतने के लिए तुरंत कोई काम कर देते हैं। टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। टिहरी बांध का भी उन्होंने ये किया था, विरोध किया था कि टिहरी बांध आप मत बनाइए। टिहरी बांध से मिल क्या रहा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, लेकिन मिलता क्या? कुछ वाट बिजली मिलती है, लेकिन जो सौंदर्य था उत्तराखंड का वो तो समाप्त हो गया। इसके लिए टिहरी बांध का भी उन्होंने विरोध किया था। लेकिन एक बेचारे सुंदरलाल बहुगुणा जी और इधर सरकार, तो धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है सरकार भी। सरकार बात नहीं मानी और टिहरी बांध बना दिया। लेकिन वो उसके विरोध में भी थे कि टिहरी बांध नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने पर्यावरण को बचाने का काम किया, बहुत बचाया। अभी जितने पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की तो अभी देन है। अगर बहुगुणा जी नहीं रहते, पता चलता हवा भी खरीद के खानी पड़ रही है और लेनी पड़ रही है। हवा नहीं मिलती भाई साहब, इस बात को याद रखिए। कोई न कोई ऐसे पृथ्वी पर मानव हैं जो एक तरह से समझिए ईश्वर के रूप हैं, उस रूप में आकर के वो आपकी रक्षा करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या हैं? आपको पेड़ों से क्या लगाव है? आप जाइए, आपके सामने अगर पेड़ कटता है तो आप उस पेड़ को कटने देते हैं, उसका विरोध तक नहीं करते। सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या लगा था, उनका क्या घटा था जो वो पेड़ों की रक्षा कर रहे थे? अकेले जीने के लिए उनके पास एक ही पेड़ काफ़ी था। लेकिन क्यों? समाज के हित के लिए। समाज के लिए हित, समाज का जो हित है वो सबसे अच्छा चीज़ है। लेकिन समाज के हित के लिए अगर आप कोई काम नहीं करते तो आप मानव कहाँ हैं? कई जगहों पर, चाहे हम हों चाहे आप हों, आपके सामने अन्याय होता है, आप चुप हो जाते हैं। आपके सामने पेड़ कट जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं। कहाँ आप अपनी रक्षा कर पाते? आज आपको पेड़ लगाने के लिए मिलेगा तो आप पेड़ लगा देंगे, बोलेंगे तो लगा देंगे, नाम का लगा करके फ़ोटो खिंचा देंगे, पेड़ लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो काम किया, जो काम करते आ रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ा, आप कहाँ लड़ रहे हैं? कोई एक अकेले व्यक्ति होता है जो लड़ रहा है, आप उसके पीछे तक नहीं जाते हैं। उस समय की महिलाएं भी महिलाएं थीं, अभी की महिलाएं भी महिलाएं हैं। कहाँ आजकल लोग पेड़ों को पकड़ कर खड़ी हो जाती हैं कि आज ये पेड़ कट रहा है, मैं नहीं काटने दूंगी। ऐसा तो हो नहीं रहा है। बस हम आदर्शों को फॉलो करते हैं, उनका निधन हो जाता है, बस उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का जो जीवन था, उन्होंने पर्यावरण में एकदम न्यूछावर कर दिया। पेड़ बचाएंगे, पानी बचाएंगे, पहाड़ बचाएंगे, बचाएंगे तो बचाएंगे, पर्यावरण को ही बचाएंगे। पर्यावरण है तभी हम हैं, इस बात को आप याद रखिए। सुंदरलाल बहुगुणा ने कभी छोड़ा नहीं पर्यावरण को। अब देखिए, अभी किसी भी आंदोलन में, खासकर ये करके पर्यावरण आंदोलन जो होता है, उसमें स्त्रियां बहुत कम भाग लेती ही नहीं है, बहुत कम। अब आप देखिए, चिपको आंदोलन जब हुआ था, उसमें पेड़ बचाने के लिए स्त्रियां ही आगे आई थी, सबसे ज़्यादा स्त्रियां ही थी। स्त्रियां ही पेड़ों को ऐसे पकड़ करके खड़ी हो जाती थी, आओ काटना है तो पहले मुझे काटो, तब जा कर के तुम पेड़ काटना। चिपको आंदोलन के बारे में बताएंगे, पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जान लीजिए, इसके बाद आगे उसके बारे में बात करेंगे कि जो चिपको आंदोलन हुआ था, कहीं कहीं कहाँ कहाँ हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ उसके शुरू करने वाले लोग थे, ये सारे कुछ बताएंगे अभी हम। तो सुंदरलाल बहुगुणा का ये बहुत अच्छा मोटो था कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, ठीक है। तो स्त्रियाँ भी उस समय बहुत आगे थी। स्त्रियाँ क्या करती थी,
उनसे पेड़ों से लिपट जाती थी, पेड़ों को नहीं काटनी थी। इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण हो जाता था। तो इस सब काम को देख करके उस समय यूएसए ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, उनको फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने, मतलब अमेरिका के फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने उनको एक अवार्ड भी दिया था, एक पुरस्कार दिया था। प्रभावित हो गए थे वो कि आप इस नेचर की रक्षा कैसे करते हैं, इस प्रकृति की आप रक्षा कैसे करते हैं। उनको 1980 में एक नेचर ऑफ फ्रेंड नाम से उनको संस्था ने उनको पुरस्कृत भी किया था। तो समझिए कि दूसरे देशों के लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं समझिएगा। और इस पुरस्कार के साथ साथ सन 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत में उसको पद्म विभूषण भी उनको मिला था। यूएसए के फ्रेंड ऑफ उसने भी पुरस्कार पुरस्कृत किया था उनको। तो यहाँ लोग विदेशों में खबर है, आज आधी से भी अधिक जनसंख्या, सुंदरलाल बहुगुणा जी मर गए, निधन हो गया उनका, कोई लेना देना नहीं है लोगों को, चले गए। क्या काम करते थे उनके बारे में 10 बातें पढ़ लेंगे, ख़त्म हो गया। तो ऐसे में काम तो चलेगा नहीं। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है उत्तराखंड में हुई थी 1974 में, 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और एक एपिक्को आंदोलन था जो साउथ में हुआ करता था। मतलब एपिक्को का मतलब ही होता है चिपको। दक्षिणी भाषा में, यानी कि उनके भाषा में, कन्नड़ भाषा उनको कहिए, कन्नड़ भाषा के लैंग्वेज में उनको आप बोल सकते हैं अपिक्को। क्या बोल सकते हैं? अपिक्को आंदोलन। तो अपिक्को आंदोलन कर्नाटक से शुरू हुआ था, साउथ इंडिया से, वहाँ से शुरू हुआ था, 1983 में शुरू हुआ था। और उत्तराखंड में बन रहा जो टिहरी बांध था, मैंने पहले ही बताया कि टिहरी बांध का भी उन्होंने विरोध किया। ठीक है, उनकी कुछ पुस्तकें भी थी, धरती की पुकार, और भी एक दो कृतियाँ हैं, मुझे उतनी याद नहीं है कि क्या कृतियाँ थी उनकी, लेकिन धरती की पुकार जो है वो काफ़ी पॉपुलर रही थी। उनकी वो पुस्तक थी धरती की पुकार। तो ये हमारे इनका जो वृत्तांत था, यात्रा वृत्तांत, जन्म से लेकर के निधन तक, ये सब हम आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे चिपको आंदोलन पर कि चिपको आंदोलन क्या, क्यों, कैसे, क्यों हुआ था, क्यों होना चाहिए था, क्यों हुआ, कौन किसने इसमें ज़्यादा भागीदारी निभाई, इन सारी बातों को अभी हम देखेंगे। अथवा लिपटने से बना है। पेड़ों से चिपक कर या लिपट कर उन्हें काटे जाने का विरोध करने की जो विधि होती है उसको चिपको नाम दिया गया, जिससे यह विधि वृक्ष रक्षा में लोकप्रिय हो सके। इसकी लोकप्रियता एवं प्रभावशीलता के कारण ही चिपको ने एक आंदोलन का रूप ले लिया था, जिसे कि चिपको आंदोलन कहा जाने लगा। यह मशहूर हो गया चिपको आंदोलन के नाम से। अब वृक्षों से चिपक कर सर्वप्रथम जो अपने प्राणों की आहुति देने वाली जो घटना थी वो सितंबर 1730 में घटी थी, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में। उस खेजड़ली गांव को अभी हम लोग खेतड़ी बोलते हैं, और खेतड़ी में क्या है? तांबे का भंडार है, ये आपको पता है। तो देखिए, पर्यावरण के जो प्रति जागरूकता है भारतीय समाज में तो आदिकाल से रही है। पर्यावरण के तत्वों के प्रति हमारी संवेदनशीलता जो है मानवोचित गुण के रूप में देखी जाती रही है। भारतीय मनुष्यों ने हजारों वर्ष पूर्व प्राकृतिक व्यवस्था को आत्मसात करने का मार्ग अपनाया, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के जो है करना वो खतरा हो गया था, पूरे जीव मंडल के लिए खतरा बन गया था एक तरह से कहिए। पर्यावरण के तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति आदि के प्रति वेदों में असीम श्रद्धा देखी जा सकती है। इसके अलावा पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया आदि में इस तथ्य के ज्वलंत प्रमाण मिलते हैं कि हमने सदैव प्रकृति की पूजा की है। प्रकृति की अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन आज की आवश्यकता है। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ तीव्र गति से बढ़ती आवश्यकता ने प्रकृति के सहयोग के स्थान पर संघर्ष के लिए उत्साहित कर दिया है। हाल के दशकों में नागरीकरण और औद्योगिकरण के नाम पर बिना सोचे समझे अंधाधुंध वृक्ष काटे गए। वनों के कारण भूमि का अपरदन होने लगा, भूस्खलन होने लगा, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करने लगा। इस से अभी जैसे हम लोग चक्रवात का सामना करते हैं, बार बार चक्रवात आता, क्या कारण है? हम लोगों ने पर्यावरण को खराब कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग कर दी है। इसलिए चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण के बचाने की दिशा में एक कदम था, जिसके अंतर्गत का लक्ष्य पर्यावरण को संरक्षण देना ही है। अतः स्पष्ट रूप से आपको कहा जा सकता है कि आज चिपको आंदोलन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी चिपको आंदोलन का वर्णन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ था, कहाँ कहाँ आंदोलन
के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो खेजड़ली गांव में हुआ था, जिसको अभी हम खेतड़ी बोलते हैं, जो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर जिले में है वो। तो बात करेंगे, उस समय दिल्ली का जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उस समय औरंगजेब का शासन था दिल्ली पर, और राजस्थान के जोधपुर में उसमें राजा कौन था? उसमें राजा था महाराजा अजीत सिंह। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को एक आलीशान महल बनाना था। जब आलीशान महल बनाना था, उसके लिए क्या होना चाहिए? ईंट होना चाहिए। बिना ईंट के तो बनेगा नहीं। लेकिन जब ईंट को बनाना है तो उसके लिए हमको ईंधन चाहिए। अब उसके पास ईंधन था नहीं। अब वो करता क्या? अब ईंधन के लिए उस समय तो लकड़ियों का एक व्यवस्था था कि लकड़ी करेंगे। तो उस समय पता चला कि अब तो लकड़ी है नहीं। सब चिंतित हो गए। तो चिंतित होने से काम तो चलेगा नहीं। राजा का आदेश है कि भाई हमको महल बनाना है, तुमको बनाना है। तो जब महल बनाने की इच्छा हो गया तो बनेगा ही बनेगा। तो सब चिंतित हो गए, क्योंकि उस मरुभूमि में वनों का अभाव था। इसी समय किसी ने राजा अजीत सिंह का खेजड़ली गांव के हरे भरे गांव और उसमें जो वन था उसके बारे में ध्यान आकृष्ट करा दिया। राजा जी, यहाँ तो हरा भरा वन है, यहाँ तो आप ये कर लीजिएगा, यहाँ से लकड़ी मिल जाएगी। तो तत्काल खेजड़ली के वनों को काटने के लिए राज्य कर्मचारी अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर के रवाना हो गए। अपने अपने काटने वाला जो होता है वो कुल्हाड़ी लेकर के वो रवाना हो गए। वर्षा ऋतु का समय होने के कारण जो है गांव के सभी लोग पुरुष खेतों में गए हुए थे, सिर्फ लेडीज बची हुई थी घर में। जब वे कर्मचारी पेड़ काटने की तैयारी में थे, तभी श्रीमती अमृता देवी, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, याद करिएगा। श्रीमती अमृता देवी जो थी, उनकी 3 पुत्रियां थी। आसूबाई थी, रत्नीबाई थी तथा भागुबाई थी। तो उनकी बेटियों का क्या नाम था? उनका था आसूबाई, रत्नीबाई और तीसरा भागुबाई। तो इन तीनों बेटियों ने देखा कि पेड़ काटने वाले कोई लोग आ रहे हैं। तो इन तीनों ने प्रार्थना किया, यानी कि अमृता देवी जी की जो बेटी थी, जो पुत्रियां थी, उन्होंने कहा कि भाई पेड़ मत काटो, पेड़ नहीं काटो। उन्होंने प्रार्थना किया उन लोगों से कि पेड़ मत काटो, लेकिन वो लोग जो है मान नहीं रहे थे। उनकी बेटियों ने कहा कि ये जो है आप जो पेड़ काट रहे हैं ये धर्म के खिलाफ है, पेड़ आपको नहीं काटना है। तो अमृता देवी ने कहा कि बाम लिया दाग लगे, टुकड़ो देवो नो दान, सार साठे रूठ रहे तो भी सस्तो जान। मतलब कि यदि सिर कट जाए तो यह सस्ता सौदा है। अमृता देवी अपने धर्म की रक्षा के लिए पेड़ से लिपट गई। कुल्हाड़ियों के प्रहार से उनका छत बिछत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अमृता देवी के पश्चात उनकी 3 मासूम कन्याएं भी पेड़ से लिपट गई और उनके भी शीश धड़ से अलग कर दिए गए। सोचिए कितनी निर्ममता से उनको मार दिया गया था। यह दुखद समाचार सुनकर ग्रामीण बिश्नोई समाज एकत्रित हो गए थे। चूंकि अमृता देवी जो थी वो बिश्नोई समाज से थी, सारे बिश्नोई समाज एकत्रित हो गए कि भाई इसको अमृता देवी जी को मार दिया गया, उनकी 3 पुत्रियों को मार दिया गया, हम पेड़ संरक्षण के लिए। बिश्नोई समाज वास्तव में पेड़ संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उस समय उनको पेड़ों से काफी लगाव था, बहुत ध्यान रखते थे अपने पर्यावरण और ज्यादातर पेड़ों का। तो तुरंत उनको बचाने के लिए 363 व्यक्ति जो है जंगल चले गए कि देखते हैं कौन है। तो पेड़ तो धड़ाधड़ काटे जा रहे थे। 363 व्यक्तियों ने ऐसे करके पेड़ को पकड़ लिया कि नहीं, हम पेड़ काटने नहीं देंगे। लेकिन सरकार जो उनकी थी, जो काटने आए थे महाराजा अजीत सिंह के लोग, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने 363 लोगों को मौत की घाट उतार दिया पेड़ के साथ और पेड़ काट करके ले गए। इसके बाद ये खबर पता चला किसको? ये जोधपुर के राजा को पता चला कि नहीं, ये तो भाई मार मार करके लेती, यहाँ पे हमारे पास ईंधन ला रहा है ईटा बनाने के लिए, महल बनाने के लिए हम इतने लोगों का खून नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर वो खुद तेजड़ली गांव जो है आए, देखे कि यहाँ पे क्या है। उन्होंने देखा तो नहीं था, उन्होंने हरे भरे जंगलों को देखा। जब इतने नरसंहार को उन्होंने देखा तो उन्होंने तत्काल वहां पे जा करके उस पर विराम लगा दिया कि नहीं, वनों को नहीं काटा जाएगा, और ये आदेश वापस ले लिया। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि भविष्य में अब कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। खेजड़ली के इस महान बलिदान के पीछे राजस्थान में 15वीं शताब्दी में हुई बिश्नोई पंथ के जो प्रवर्तक थे संत जम्बोजी की प्रेरणा काम कर रही थी। जम्बोजी ने सदाचार के 29 नियम बताए थे, जिनमें से पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो ऐसा कोई नियम है जो हम बता देते हैं, कुछ कुछ याद है हमको, जैसे कि दुधारी पशुओं का उचित देखभाल करिए, हरे वृक्षों को नहीं काटिए, यही बहुत मेन महत्वपूर्ण था। और दया भाव तो उनके पास था ही कि जानवरों को मारना नहीं है, और भी दया के वो सागर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विद्रोह है ये किस तरह से हुआ? एक तरह से नरसंहार विद्रोह हो गया। पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी। तो चिपको आंदोलन में तहलका मचाने वाली घटना मार्च 1974 में घटी थी, जिला चमोली में, उत्तराखंड में घटी थी।
जो गांव था वो था रैनी गांव, उस गांव का नाम था रैनी गांव, जिसमें पुरुषों की अनुपस्थिति में श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको पद्धति को अपनाकर महिलाओं ने वनों की रक्षा की थी और भारी विनाश से बचाया था। मार्च 1974 में रैनी के गांव में, जो रैनी गांव था उसमें वनों में बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने पेड़ों को काटने के लिए छापा मार दिया कि पुरुष नहीं है तो अभी जाकर के हम काट लेंगे। इस कटान की योजना के विरुद्ध श्री चंडी प्रसाद भट्ट जो थे, श्री गोविंद सिंह रावत और श्रीमती गौरा देवी जो थे, उनके नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के महिला मंगल दलों, छात्रों एवं कार्यकर्ताओं से वन विनाशकारी कटाव को रोकने का बीड़ा उठाया। बोला नहीं, हम लोग काटने नहीं देंगे। तो 26 मार्च का दिन था, 26 मार्च 1974 का दिन था। उस भूमि के मुआवजे के संदर्भ में रैनी गांव के जितना भी लोग थे, जितने पुरुष समाज थे, वो सभी चमोली गए हुए थे। देखा कि सभी चमोली गए हुए, अब क्या करेंगे, पुरुष समाज तो गया, महिलाएं करेंगे क्या। लेकिन उनको पहले पता नहीं था कि जोधपुर में जो घटना हुई थी, जोधपुर में महिलाओं ने ही पेड़ों के संरक्षण के लिए अपनी जान गंवाई थी। तो यहाँ पे सरकार को कैसे नहीं समझ में आया कि यहाँ पे भी महिलाएं जान दे सकती है। यहाँ पे भी सरकार को समझ में आनी चाहिए थी कि पुरुष ही नहीं, जब महिलाएं पहले ही पेड़ों को बचाने के लिए आगे आ चुकी हैं तो अभी भी महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए आगे आ जाएंगी। तो आप समझिए, पुरुष समाज चमोली गए हुए थे, किस लिए गए हुए थे, उनको भूमि का मुआवजा मिलने वाला था। तो भूमि के मुआवजा मिलने के लिए उनका एक षड्यंत्र रचा गया था सरकार की तरफ से, उनको वहां पे भूमि का मुआवजा का नाम लगा करके उनको चमोली लेते आओ और वहां पे सरकार, वहां पे महिलाएं बच जाएगी। महिलाएं कुछ क्या करेंगे, कुछ न करेंगी महिलाएं। तो महिलाएं कुछ नहीं करेगी तो सोचिए, सरकार समझ रही थी महिलाएं क्या करेंगी, समझ रहे ना, मतलब महिलाओं को कुछ नहीं समझा जा रहा था। तो महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया कि हम पेड़ को संरक्षण देंगे, हमारे पुरुष गए हुए तो क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या था, जब उसी दिन, जिस दिन चमोली गए हुए थे पुरुष समाज वहां के, उसी दिन वन विभाग के लोगों ने धावा बोल दिया, कर्मचारियों ने वहां पे रैनी गांव पर धावा बोल दिया। ऐसा एक सुनियोजित योजना के तहत किया गया। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सरकार ने सैनिक उद्देश्यों के लिए जो रैनी क्षेत्र था उनकी भूमि का अधिग्रहण किया था। इसी के लिए वो लोग चमोली गए थे, उनका ही पैसा मिलने वाला था, जिसमें सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि भी सम्मिलित थी। परंतु इस भूमि का ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया था। रैनी के वनों के पेड़ों के कटान के लिए नीलामी हो जाने के बाद श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने तत्काल ये स्पष्ट कर दिया था कि चिपको आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, उसमें पेड़ काटा जाएगा, काटेगा जरूर। तो एक सप्ताह बाद, उस घटना के एक सप्ताह बाद फिर से घोषणा की गई कि 1962 की लड़ाई के दौरान अन्य उपयोग के लिए जो भूमि सरकार ने अधिग्रहित की है उसका मुआवजा चमोली में लोगों को दिया जाएगा। तो ये घोषणा सुन करके रैनी गांव के पुरुष चमोली की तरफ रवाना होने लगे। महिलाओं को पहले ही शक था कि इसमें कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स है, कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स है कि सबको बुला रहा है, अभी मुआवजा मिल रहा है। तो शक तो हो गया था महिलाओं को कि पुरुषों का अनुपस्थिति का लाभ उठा करके जो ठेकेदार थे, जिस विभाग ने ठेका लिया था, मजदूरों के साथ पेड़ काटने आ सकते हैं। ये उनको शंका पहले से था, वो सतर्क हो गए थे कि वो पेड़ काट सकते हैं। जैसे ही मजदूर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ रैनी गांव की ओर बढ़ रहे थे, एक छोटी लड़की ने उन्हें पहचान लिया, ये पेड़ काटने वाले हैं। वो लड़की भागती हुई गौरा देवी के पास पहुंची और पेड़ काटने वालों की सूचना दे दी। गौरी देवी ने तुरंत ही 27 महिलाओं के साथ वनों की ओर प्रस्थान कर गई। सोचिए, उस समय महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए कितनी जागरूक थी, आप समझ सकते हैं इस कहानी से। हम जो बात कर रहे हैं उस पर गौर करिएगा। गौरा देवी सहित सभी महिलाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों को पेड़ न काटने और वापस जाने की भी सलाह दी। गौरा देवी ने कहा कि जंगल हमारा मायका है, ननिहाल है, हम इसी में रहेंगे, और पेड़ जो है हमारा क्या है, देवता है। यदि जंगल कटेगा तो हमारे खेत भी कटेंगे, अगर हमारा घर कटेगा तो मैदान भी नहीं रहेगा, जंगल बचेगा तो हम बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। जंगल हमारा रोजगार है। इतना कहने के बाद भी जो वन कर्मचारी थे उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था वो सोच करके आ गए हैं कि हम जंगल को काटेंगे तो जंगल को काटेंगे। अब उन्होंने जीत मान ली थी कि भाई जंगल हमको काटना है, इन्होंने भी जीत मान ली थी हम तुमको काटने नहीं देंगे। तो महिलाओं को काफी संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। एक कर्मचारी बंदूक तानकर खड़ा हो गया, बोला मार दूंगा तुमको ऐसे। अरे बंदूक तानकर खड़ा होने से पहले जोधपुर वाला बात है क्या, वो 1700 में हुआ था, आज 1900 है। सोचो, दुनिया बदलता है धीरे धीरे भाई साहब। तो बंदूक तानकर खड़ा हो गया। तब गौरा देवी ने कहा कि तुमको अगर जंगल काटना है तो सबसे पहले तुम हमको गोली मारो, हमको गोली मारो तभी तुम इस जंगल को काट पाओगे।
इस आंदोलन में, इस तरह के चिपको आंदोलन में महिलाओं ने अपनी काफी भागीदारी निभाई, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। उसके बाद जो उसके ठेकेदार थे, उनके साथ जो मजदूर आए थे, उनको वह मजदूर सहित वापस लौटना पड़ा था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है चिपको आंदोलन में, ये बड़ी सूझबूझ से पुरुषों के अनुपस्थिति में गौरा देवी ने इस चीज को निभाया कि नहीं, अगर हमारे पुरुष नहीं है तो हम इसकी रक्षा करेंगे। लेनी भी चाहिए जिम्मेदारी। जब समाज हमारा है, पर्यावरण भी हमारा है, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। लगभग इस चिपको आंदोलन से उन्होंने अपने गांव में लगभग 2400 से 2500 पेड़ों को बचाने के लिए वो सफल हो गई थी। ठीक है, तो आप ये चिपको आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके बाद फिर एपिको आंदोलन भी था। एपिको आंदोलन कन्नड़ भाषा में बोला जाता था। कन्नड़ भाषा में एपिको का मतलब होता है चिपकना। कन्नड़ भाषा में एपिको का मतलब होता है चिपकना। तो उसी के तर्ज पर इस आंदोलन को भी लड़ा गया। तो इसका जो नेतृत्व किया था, उनका नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने। एपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने, नेतृत्व किया था अगस्त 1993 में। इस आंदोलन में भी लोगों ने पेड़ से चिपकाकर पेड़ों की रक्षा की है। इस आंदोलन में भी लोगों ने पेड़ से चिपक करके ही अपने पेड़ों की रक्षा की है। तो इस तरह से आंदोलन चलते आ रहा था चिपको आंदोलन का। तो सामाजिक आंदोलन की जो अवधारणा है, विकास और प्रगति की जो अवधारणा है, वो दोनों अलग अलग है। सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का स्वरूप होता है। इसका संचालन समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन लाने के लिए होता है। सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक राजनीतिक में आंशिक या आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए होना हो सकता है। स्वतंत्रता से पहले या उसके बाद अनेक सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ था, ये सब हो सकता है। इनमें चिपको आंदोलनों को भी विशेष स्थान प्राप्त है जितना कुछ हुआ है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि आंदोलन ने सामाजिक जन चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। चिपको आंदोलन की मान्यता यह है कि, क्या मान्यता है, तो चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपक जाती थी। तो वो मान्यता यह था कि वनों का संरक्षण और संवर्धन केवल कानून बनाकर या उनको प्रतिबंधात्मक आदेशों के द्वारा नहीं किया जा सकता, उनमें हमारी भी भागीदारी है। वनों के जो पतन के प्रबंधन संबंधी नीतियां, वो भी दोषपूर्ण है। गांव की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति और उस आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। एक और सरकारी संरक्षण जो है वन पदार्थों को ऊंची कीमत पर बेचा करते हैं, तो दूसरी तरफ वनों में जो रहने वाले लोग हैं, वो भी जलाऊ लकड़ी के लिए इमारती लकड़ी, चाय पत्ती जैसे जो आवश्यकताएं जो कानून से प्राप्त हैं, आज की सरकारी नीतियों द्वारा छीन ली गई है। तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महिलाओं ने भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इतिहास साक्षी है कि पर्यावरण के लिए प्राचीन समय में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रयास महिलाओं की पहल से ही प्रारंभ हुए हैं। 18वीं सदी के प्रारंभ में जोधपुर नरेश के कर्मचारियों द्वारा खेजड़ली के गांव में पेड़ों की कटाई प्रारंभ की गई थी। श्रीमती अनिता देवी ने अपना बलिदान देकर वृक्षों की रक्षा की थी, जो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 1974 में जो रैनी गांव में पुरुषों की अनुपस्थिति में गौरा देवी ने काम किया था वृक्षों को बचाने के लिए, उसके लिए जो महिलाओं को घर घर जाकर के एकत्रित किया कि चलो हम वृक्ष को बचाएंगे, जिसको चिपको आंदोलन का तकनीक कहा गया। इस प्रकार चिपको आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं में न केवल पर्यावरण संरक्षण की चेतना विकसित की है, बल्कि व्यवस्था में भागीदारी का नेतृत्व का भी विकास किया है। अब वन पंचायतों पर महिलाओं का भी कब्जा होने लगा है। आज के वनों के संरक्षण में अगली कतार में स्वयं स्फूर्त इच्छा से खड़ी है। इतना ही नहीं, महिलाएं राजनीतिक कार्यों में और पदों में भी बराबर नजर रखती है। विकास क्षेत्रों में उच्च राजनीतिक पदों पर भी अभी विराजमान है। और चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा था पेड़ों को बचाना। उनका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। पेड़ों को बचाना है, हमको अपने आप को बचाना है। पेड़ बचेंगे तभी हम बचाएंगे। चिपको आंदोलन की एक मान्यता यह भी है कि वनों के संरक्षण के लिए लोक शिक्षण को आधार बनाया जाए, जिससे और अधिक व्यापक स्तर पर जनमानस को जागरूक किया जा सकेगा। योजना की सफलता के लिए यह तथ्य भुलाया नहीं जा सकता है कि लोगों को जोड़े बिना वन संरक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार कल्पना करना व्यर्थ है। इस प्रकार चिपको आंदोलन में जो पेड़ों की रक्षा के लिए सुदृढ़ आधार व वन संसाधनों का जो वैज्ञानिक तरीके से उपयोग होता है, समुचित संरक्षण होता है, वृक्षारोपण होता है, आदि के लिए कार्य किए गए। यह आंदोलन अब केवल पेड़ों से चिपकने से बचाने का आंदोलन ही नहीं रह गया है, पर्यावरण को भी संरक्षण करना है। ये भी हमारे लिए एक आंदोलन है। हमें भी एक आंदोलन लड़ना होगा जो कि पर्यावरण को बचाना पड़ेगा।
पर्यावरण को बचाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो आप सभी याद रखें, आज हम लोग श्रद्धांजलि देंगे किनको? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। आइए उनको श्रद्धांजलि देते हैं उनके सम्मान में। अगर आप चाहते हैं कि उनको सम्मान देना चाहते हैं, वास्तविक अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनको, तो आप पर्यावरण के लिए एक्टिव हो जाइए। पर्यावरण को बचाना है ये सोच लीजिए और पेड़ लगाइए। पेड़ों के लगाने से ही हमारा पर्यावरण बच सकता है, हम बच सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। आइए उन्हें एक पेड़ लगा करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगले बार से अगली वीडियो में फिर उनके बारे में अगर कोई आएगी जानकारी, चिपको आंदोलन के बारे में कोई जानकारी होगी जो छूट गई होगी, वो हम अगली वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।